नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं देश हित की बात वतन साथी के साथ। आज हमारे मेहमान हैं कवि और पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र सोनी। राजेंद्र सोनी जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र सोनी जी, बहुत समय बाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, तो थोड़ा इसका संक्षिप्त परिचय दें। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं और साथ ही ये ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका चैनल दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। जिस तरीके से ये आम जन की समस्याओं को उठाने में पीछे नहीं हटता, अहम भूमिका निभाता है, उसी तरह आगे भी अपने कार्य को बिल्कुल निरंतर आगाध गति से बरकरार रखें। इसी कामना के साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने पूछा तो जानकारी के लिए बता दूं, मैं दिल्ली में 5 बरस कर उम्र का आया था और आजमगढ़ के पवई क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ छोटा सा गांव है राजेपुर। राजा साहब की हवेली हुआ करती थी वहां पर, तो हमारे पूर्वज वहीं के हैं। वहां से मैं दिल्ली आया सन 60 में। आकर के उसके बाद यहाँ हमारे पिताजी आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने मकान लिया उस्मानपुर के अंदर और वहीं हमने अपना जो है पढ़ाई लिखाई सारा कुछ किया और आज आपके सामने हूँ। अब इस समय सोनिया विहार के 5वां पुस्ता में वहाँ निवास करता हूँ। छोटा सा कुटिया है, वहीं घर में मंदिर है और मंदिर में घर है। वहीं मेरी 4 पीढ़ियाँ हमारे घर में मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब जानना ये चाहूँगा कि आप इस पत्रकारिता में कैसे आए? अगर एक शब्द में कहूं तो ईश्वर ने सबको कहीं ना कहीं एक विशेष उपलब्धि सौंपी है। उसी विशेष उपलब्धि के अंतर्गत मुझे भी मां सरस्वती की कृपा रही कि लेखनी सौंपी। लिखना मैं पहले से जानता था तो, और मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर रहा। राजकीय गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार से मैंने 5.5 वर्ष का कोर्स किया और लगभग 27 साल मैंने डॉक्टरी की, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस किया। जिसको लोग जो है बहुत सारे लोग मुझे डॉक्टर के नाम से, हाँ, छप्पर वाला डॉक्टर के नाम से जानते थे, क्योंकि उस समय 2 रुपए की दवाई दी जाती थी और 50 पैसे में पट्टी होती थी। ये सन 80 की बात है। 80 की बात कर रहे हैं, यानी 40-42 साल पहले की बात है। हाँ, तो वहाँ जो है मैं प्रैक्टिस किया करता था। छप्पर में आकर के मैंने क्लिनिक खोला, खुले आसमान के नीचे छप्पर में, जहाँ लोग अच्छे शोरूम के अंदर डॉक्टर क्लिनिक खोलते हैं, वहाँ मैं छप्पर के अंदर बैठा था। और इस इलाके में जब सन 80 में मैं करावल नगर में आया तो करावल नगर का ही होके रह गया। रही बात पत्रकारिता की, लिखना मेरी शगल में शामिल था। मैंने कविताएं लिखी, गाने लिखे, भजन लिखे और साथ साथ नाटिकाएं भी लिखी। और रुझान हुआ तो खबर लिखने लगा। लगभग मेरा ख्याल है सन 93 में सबकी खबर नाम से अखबार था। जी अखबार था। ये शायद सन 93 की बात है, मुझे सन नहीं याद है। अप्रोक्सीमेटली 93-94। हाँ, लगभग सन 93 की बात है। तो उनके जो है संपादक महोदय हमारे यहाँ क्लिनिक में आकर बैठा करते थे, तो कहते थे सोनी जी आप कुछ लिखा करो भाई डॉक्टर साहब। तो उनके लिए मैं खबर लिख देता था। वहीं से समझ लीजिए मेरी जो है पत्रकारिता की यात्रा शुरू हो गई। समय बदला, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। समय बदला, मेरे साथ भी कुछ ऐसी विडंबना हुई कि वो क्लिनिक छोड़ना पड़ गया।
विडंबना से विशेष ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे हमें भागना पड़े। अच्छा। भागे नहीं, छोड़ना। आज भी उस क्षेत्र में है। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बदलाव आया घर में थोड़ा सा, और हमने क्लिनिक भी छोड़ दिया और घर भी छोड़ दिया। तो मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि हमें डॉक्टर में आज भी हूं और प्रैक्टिस अब नहीं करता हूं, अब पत्रकारिता करता हूं। खुल करके मैदान में आ गया। पता नहीं कैसे भारत सरकार ने मुझे ये संस्थान का जो है टाइटल मिल गया, सशक्त आवाज। और मुझे खुशी है, सशक्त आवाज टाइटल लेने से पहले मैंने 85 लोगों से इस पर वोटिंग कराया, तो 65 लोगों ने सशक्त आवाज को सेलेक्ट कर दिया वहां, और नाम ही देखिए सशक्त आवाज ही मिला। अब मैं कहता हूं 1.5 पसली के मरगिल्ला से आदमी की सशक्त आवाज, जो हमेशा आप लोगों के बीच में खड़ा रहता है और एक भूमिका निभाने का काम कर रहा हूं, पुल बन के काम कर रहा हूं प्रशासन और जनता के। जैसा कि सशक्त आवाज आपका पाक्षिक समाचार पत्र है जी, तो इस समाचार पत्र को प्रकाशन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक युग आ चुका है, मोबाइल की दुनिया है। तो इस प्रकाशन में आपको कई कठिनाई जो आती है उसको थोड़ा सा बताएं, किस प्रकार कठिनाइयां हैं और कैसे उसको दूर कर पाते हैं। कठिनाई और पत्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पत्रकार है तो कठिनाई जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्रकार हो और कठिनाई ना हो। आप भी भुगत रहे हैं, भुगत चुके नहीं, भुगत रहे हैं। जो सच्चा पत्रकार है, जो आम आदमी की समस्याओं को आगे बढ़ाने, उनके समाधान करने में अहम भूमिका निभाता है, जो भारत सरकार से मिल रही योजनाओं को आम जन के बीच तक पहुंचाने का काम करता है, असल में मैं समझता हूं वही पत्रकार। और कड़वी बात कहूं तो आज पत्रकारिता वही, आज पत्रकार वो कहता है जो संपादित चाहता है। आज पत्रकारों को मुंह बंद कर दिए जाते हैं। आज पत्रकारों के मुंह बंद करने के साथ साथ उनके ऊपर बेड़ियों, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। तो ये सब बातें, बहुत सारी बातें, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं विडंबना है कि सरकार छोटे मझोले पत्रकारों को सहायता नहीं देती। अगर सरकार सहायता देने लग जाए तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो मुखर होकर के समाज की सेवा में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पत्रकारिता केवल पत्रकारिता ही है, खबर सरकार तक पहुंचाना है। पत्रकारिता एक मुहिम है ईमानदारी की। पत्रकारिता एक मुहिम है आम जन के समाधान कराने की। पत्रकारिता एक मुहिम है आम जन की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की। और पत्रकारिता की मुहिम छेड़ना आज के युग में कम से कम बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल हुआ है। अंजीत जी, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार आज पत्रकारिता नहीं करते हैं। सुन रहे होंगे पत्रकार बंधु, अपने अपने गिरबान में सबको झांक के देखना चाहिए कि क्या वो वास्तव में पत्रकार कर रहे हैं, पत्रकार हैं, क्या वो वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं। अपने गिरबान में एक बार झांक के देखें, अपने आप से पूछें क्या सत्य क्या है। जवाब उनको स्वतः मिल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। और ये पता है क्यों हो रहा है? सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारी दिल्ली सरकार, ये इन जो छोटे मझोले पत्रकार हैं इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं करती। अगर वो सरकार ध्यान देने लग जाए तो मैं समझता हूँ छोटे मझोले पत्रकारों का कुछ ना कुछ भला जरूर होगा। सरकार के हाथ में है, ये मैं सपोर्ट कर सकता है, खुलेआम कह सकता हूँ। आप मुझे आज एक पत्रकार ग्रुप ने आप मुझे यहाँ बुलाया, तो और पत्रकार के रूप में आपने मेरे से पूछा, तो ये मेरे अंदर की थोड़ी सी दर्द महसूस हुआ है। वो दर्द मैंने आपको आज, सरकार भी चाहे सुन रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपसे कहा था इसको काटे ना और चलाएं।
वो इसीलिए कहा कि हम जो कह रहे हैं आज सब अपने मन की बात कहते हैं, कम से कम आज आप पत्रकार के मन की बात तो सुने। ये जरूरी है कि कभी कभी पत्रकार अपने मन की बात जब कहने बैठता है उसकी भी सुननी चाहिए, क्योंकि पत्रकार कभी मन की बात के कहीं नहीं पाता, दूसरों की मन की बात सुनाते सुनाते रह जाता है। हाँ, और एक दिन दुनिया से चला जाता है, उसकी बात उसके मन में रह जाती है। और हम चाहते हैं कभी सरकार को भी पत्रकारों के मन की बात जाननी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। कभी वो तो चाहें क्या उनके लिए पेंशन बन सकती है, वो चाहें क्या उनके लिए आयुष्मान योजना, क्या उसके अधिकारी नहीं है पत्रकार, क्या वो इंसान नहीं है, क्या उनके परिवार नहीं है? सब कुछ है, लेकिन क्या सरकार इन पत्रकारों की तरफ पे विशेष ध्यान देगी? मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ध्यान देना चाहिए। सवाल मेरा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक युग आने के बाद, जो मोबाइल युग आया, इंटरनेट युग आया, तो इस लिखित पत्रकारिता जो समाचार पत्र का प्रकाशन, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? जो लेखन वाली पत्रकारिता थी, अखबार थे, अखबार तो आज की तारीख में हाशिए पे चल गए हैं। जो आधुनिक युग के जो है जो सोशल मीडिया चैनल बहुत सारे आ गए हैं, तो उनकी बाढ़ आ गई है। इनकी वजह से यहाँ इनका जो है ऐसा नहीं है, उनका वजूद खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अस्तित्व तो खतरे में है, ये तो कहा जा सकता है। अस्तित्व तो आज भी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। लोग इनकी उपयोगिता को भूलते जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है, सोशल मीडिया पर सब डाल देते हैं, कर लेते हैं। आजकल आपके कहना चाहूंगा कि राजनीतिकों को आप पत्रकारों की जरूरत नहीं, तो सोशल मीडिया से वो अपने आप डाल देते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो हाशिए पे जरूर है, लेकिन उनकी भी जरूरत उनको तब पड़ती है। अस्तित्व उनका बरकरार है, बिल्कुल इससे कोई शक नहीं, वो आगे भी रहेगा। हमारे बाद और भी आएंगे, बहुत सारे पत्रकार आएंगे जो समाचार पत्र चला रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सोशल मीडिया वाले अखबार नहीं ढूंढते कि हमें अपने चैनल बचाने के लिए समाचार पत्र की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन समाचार पत्रों पे है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है। तो इस विश्वसनीयता के लिए समाचार पत्र की भूमिका बहुत अहम है, उसको आप नकार नहीं सकते। जी, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम, क्योंकि आप एक एसोसिएशन जो कि इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन है उससे भी जुड़े हुए हैं, और दिल्ली की कमान लगभग आपने संभाल रखा है, तो उसके बारे में जानना चाहूंगा। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन पहले से ही 19 राज्यों में चल रही है, और छत्तीसगढ़, बिहार और आपके पंजाब, राजस्थान, बंगलौर, कई जगह इन्होंने पत्रकारों के हित में संघर्ष करके 10,000 कम से कम पेंशन बनवा दिया है। अब यही मुहिम हम दिल्ली में चलाना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो पत्रकार हैं, जिनको सरकार से किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिल पा रही है, खास तौर से छोटे और मझोले पत्रकारों की बात कर रहे हैं, जिनको सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती, जो संपादक तो कहलाए जाते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं कोई नहीं। तो मैं चाहता हूं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को एकजुट करें जो पत्रकारिता, वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं, जो समाज के हित में काम कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार जो किसी छोटे मझोले समाचार पत्र के पत्रकार हैं, जिन्हें समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान में हम उनके साथ हैं। समस्याओं को लेकर के हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की हमारी दिल्ली की टीम काम अच्छा कर रही है और आगे भी करती रहेगी, जो कि जनता के पत्रकारों के हित में रहेगा। सोनी जी, जैसा कि मैं जानता हूँ आप एक कवि भी हैं,
तो अब इतनी सारी बातों के बाद मैं चाहूँगा कि जो आपने कविताएं काफ़ी लिखी हैं तो उनमें से जो आपके पसंद की जो कविताएं उनके कुछ बोल आप सुनाएं। कविता अब क्या बताऊं मैं। तो होता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिल को छूता है, ऐसी कुछ कविताएं होती है जो खुद को भी सुनाने में बड़ा आनंद आता है, ऐसी कुछ कविताएं आपके मन में? कैसी कविता सुनना चाहते हैं मुझे ये बताओ। जो आपको पसंद है। हम तो ये चाहेंगे हमारे दर्शक हमें तो पसंद वाली बात कोई है नहीं, हम तो लिखते हैं केवल। चलिए कुछ सुना दें जो भी आप। देखिए, कविता अपने आप में बहुत कुछ कहती है और हम कविता के माध्यम से ही समाज को, देश को और सरकार को जगाना चाहते हैं। क्योंकि मैं कवि नहीं रहा, परंतु कभी कभी कलम बंद कर लिया करता हूं। बहुत सारे लोग, अब इसमें क्या है ये आप देखेंगे। अजीम जिंदगी है मेरे देश की, मशीन जिंदगी है मेरे देश की, चल रही है जिंदगी, हो रही है बंदगी, शान बढ़ रही है मेरे देश की। अजीम जिंदगी है मेरे देश की। कोई सो रहा है घोड़े बेचकर, कोई मुस्कुराता सपने बेचकर, कोई लच्छेदार बातों से रिझा रहा, कोई मस्त है पकौड़े बेचकर। जहीन बेहाल जिंदगी है मेरे देश की, अजीम जिंदगी है मेरे देश की। शहीद हो रहा है कोई देश पर, तंज कस रहा है कोई वेश पर। शहीद हो रहा है कोई देश पर, तंज कस रहा है कोई वेश पर। कोई बीज नफरतों के यहाँ बो रहा, तो कोई बातों से आवाम बरगला रहा। प्रभावहीन नीतियां स्वराज की, अजीम जिंदगी है मेरे देश की। कोई रोटी की तलाश में भटक रहा, बिन दवा मरीज मर गया यहाँ। कोई रोटी की तलाश में भटक रहा, बिन दवा मरीज मर गया यहाँ। कहीं जेब भर रही रसूखदारों की, जो देखो बाछे खिल रही हैं पहरेदारों की। आप अपने आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। जुबान बंद दिख रही विपक्ष की, अजीम जिंदगी है मेरे देश की। बेदाग कौन है हमें बताइए, जरा सोते हुए देश को जगाइए। बेदाग कौन है हमें बताइए, जरा सोते हुए देश को जगाइए। निहारिए गौर से प्रपंच को, मुस्कुराते चेहरों को बताइए। आवाम की चिंता कोई करता अगर, तो सड़क पर भी कोई मरता नहीं। खुशहाल जिंदगी है मेरे देश की, अजीम जिंदगी है मेरे देश की। ये इसमें हमने संदेश दिया है कि आप अपने गिरबान में एक बार झांकिए। खाली हरा चश्मा लगाने से हरियाली नहीं आती। सच्चाई को देखना पड़ेगा। सच्चाई को देखना पड़ेगा। अगर पहरेदार को देखना है ना, तो किसी अस्पताल में जाके देखिए, वहां सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप 100 रुपए देकर के आपका काम कर देता है। ये कटाक्ष से है, कविता नहीं है। बाकी आपने काले हैं और न्यू जनरेशन के जो पत्रकार हैं, मैं चाहूंगा उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, वो थोड़ा सा। नवोदित पत्रकार हों या सोशल मीडिया चैनल चलाते हों या पुराने पत्रकार, इन सभी पत्रकारों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अगर अपना वजूद बचाना है, अगर अपना वजूद हम लोगों को बचाना है, तो पीठ पत्रकारिता नहीं, स्वच्छ पत्रकारिता कीजिए। अगर अपना वजूद बचाना है, तो किसी की गुलामी ना कीजिए।
हमेशा सशक्त, मजबूत और समर्थ और सबल बन के उभरेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। और शायद इसी का नाम प्रतिकार है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने संदेश दिया। तो ये थे राजेंद्र सोनी जी, जो कि पत्रकार, कवि और मीडिया एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका भी